बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द लास्ट आवर में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी मईशत का जवाल, पाकिस्तानी सियासत का आदम इस्तेहकाम, पाकिस्तान के अंदर जमहूर इस वक्त परेशान है और जमहूरियत फरोग पा रही है। जमहूरियत किस तरीके से फरोग पा रही है, आईन और कानून की बालादस्ती किस हद तक है, पाकिस्तान में निजाम को बेहतर कौन करेगा, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम किस तरीके से आएगा, क्या सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, क्या पाकिस्तान में कुली इंतखाबात वक्त से पहले हो सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक किस हद तक कामयाब रहेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन किस हद तक कारगर रहेगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का यह इशारा देना कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वतन वापस आएंगे तो वो वतन वापस आकर कौन सी पाकिस्तानी मईशत को सहारा दे लेंगे और किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, इस सब पे बिलखुसूस बात की जाएगी। लेकिन आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने जो कौम से खिताब किया है उसका कुछ हिस्सा मुलाहिजा कीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जो पावर इस जनरल बाजवा के पास थी, सुपर किंग था, सबके ऊपर बैठा हुआ था। गवर्नमेंट के काम तब तक होते थे जब जनरल बाजवा फैसला करे कि हाँ ये ठीक है। जब बाजवा साहब ने फैसला कर लिया कि एहतसाब नहीं होगा तो एहतसाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसने उसमें तस्लीम भी कर दिया कि नैब को भी वो कंट्रोल करते थे। तनकीद तो इमरान खान की होती थी हर दूसरे दिन, पंचिंग बैग तो मैं था, पावर वो लेके बैठे थे। जब तक हम साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवाते, मुल्क के अंदर इस्तेकाम नहीं आता, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं करती। हम सबको तैयारी करनी चाहिए और मैं फिर से अपने सारी पार्टी को, पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ, तैयारी करें जेल भरो तहरीक की। इंशाल्लाह मैं चंद दिनों में इसकी अनाउंसमेंट करूंगा। चेयरमैन पीटीआई की गुफ्तगू नाज़रीन आप सुन चुके हैं। राना साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक के हवाले से जो मैकेनिज्म अपनाया है, दूसरा इलेक्शन कैंपेन के हवाले से मैकेनिज्म अपनाया और तीसरी बिलखुसूस जो उन्होंने बात इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से की है कि इलेक्शन शेड्यूल का अभी तक इजरा क्यों नहीं हो सका, पाकिस्तानी सियासत को आने वाले दिनों के अंदर किस समत में जाता देख रहे हैं, इस्तेहकाम आता देख रहे हैं या फिर आप देखते हैं कि मुकदमे और गिरफ्तारियों के इम्कानात ज्यादा हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यार सर, आज कप्तान की तकरीर बिल्कुल अलहदा थी। आज कप्तान की तकरीर में ऐसी चीज़ें थी जो पहले नहीं थी। आज कप्तान ने वो तमाम चीज़ों को सामने रख दिया है, तमाम हक़ाइक़ बयान कर दिए हैं और साथ में कप्तान ने एक वार्निंग भी दे दी है। साथ में कप्तान ने एक वाज़े इशारा दे दिया है आइन और कानून को बचाने के लिए। कप्तान ने वाज़े तौर पर बहुत से जहनों पर जो सवालात थे उनको भी सामने रख दिया है, उसके जवाबात भी दे दिए। और सियासत में यासर आज की इस तकरीर के बाद पाकिस्तान की सियासत मुझे तब्दील होती नजर आ रही है और पाकिस्तान की सियासत इतनी तेजी से तब्दील होगी, इतनी तेजी से तब्दील होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। कप्तान के मुखालिफ वो तमाम चेहरे, वो तमाम लोग, वो तमाम सियासी जमातें जो कप्तान के खिलाफ लगी हुई हैं, जो हर सूरत में इन इंतखाबात को रुकवाने की कोशिश कर रही हैं, जो हर सूरत में चाहती हैं कि मौजूदा सिनेरियो के अंदर कप्तान जो है वो फेल हो जाए, मौजूदा सिनेरियो में उस वक्त इलेक्शन कराया जाए जब कप्तान गिरफ्तार हो, जब कप्तान नहल हो, जब कप्तान की पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो फिर अवाम के साथ मिलकर अवाम को झूठ सच्ची दिलासे देकर किसी और कुव्वत को अपने साथ मिलाकर हम इलेक्शन जीत जाए। लेकिन यासर अब ऐसा है नहीं, अब ये हालात नहीं रहेंगे। मैं आपको दो तीन चीज़ें बड़ी क्लियर, आज मैं आपको एक तो चीज़ें क्लियर कर दूं। एक तो ज़हन में रखिएगा, कप्तान की वाहद पार्टी है जिसका तमाम होमवर्क, नेटवर्क तमाम मुकम्मल। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ताज़ा तरीन सर्वे है उसके मुताबिक 70% आवाम जो है वो कप्तान के साथ खड़ी। राना साहब, यहाँ पे सर्वे बहुत होते हैं, यहाँ पे ये वो सर्वे है, को भी सर्वे की रिपोर्ट मिलती है कि मैं सर्वे वफाकी हुकूमत की बात ही कर रहा हूँ, ये उन्हीं को मिलने वाली रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। 70%। चलें, आप अभी बाहर निकलते हैं, चौक चौराहों में किसी जगह खड़े हो जाते हैं, माइक पकड़ के लोगों से सिर्फ ये पूछना शुरू कर दें कि आप हुकूमत से मुतमिन हैं, आप किसके साथ खड़े हैं, आप क्या करेंगे। आपको लोग एक ही बात कहते नजर आएंगे, जनाब हुकूमत के खिलाफ बोलते नजर आएंगे। शायद कोई 1, 2, 3 लोग ऐसे हों जो हुकूमत के हक में बोलने वाले हों, बाकी अक्सरियत आपको हुकूमत के खिलाफ बोलती नजर आएगी। देखिए, कप्तान की आज की तकरीर जो है ये एक वाज़े पैगाम भी है
ये वाज़े ऐलान भी है, ये वाज़े हकीकत भी है, ये सारा कुछ है। इसके बाद आप आगे चले जाए ना, थोड़ा सा आगे आने वाले देखें, आगे आने वाले दिनों में ये महंगाई की वजह से जो हालात पैदा हो रहे हैं। लेकिन आज जो खान साहब ने ये बात की कि मुझे ये इशारे मिल रहे हैं कि मुझे निकालने में अमेरिका का हाथ नहीं था, अब खान साहब क्या अपने नैरेटिव में तब्दीली ला रहे हैं? ये खान साहब को रिपोर्ट्स अब कुछ मुख्तलिफ मिल रही? नहीं, उनकी कोई चीज़ तब्दील नहीं हो रही। देखे, खान साहब को जो इशारे मिल रहे हैं, या खान साहब को मिलने वाले इशारे और कुछ लोगों की तरफ से कुछ सीनियर सहाफ़ियों के साथ की गई गुफ्तगू अगर वो सच है तो उसमें तो बड़ा क्लियर है कि खान साहब को निकाला गया है। और ख़ान साहब को निकालने के पीछे कौन कौन लोग थे, और जिन लोगों ने निकाला फिर उनसे पहले उनके किन के साथ क्या क्या मुलाकातें होती थी, ये तो बड़ी क्लियर है। खान साहब ने जो आज बात की, हम उस बात को उतना सुनते हैं जितनी हमारी मर्ज़ी की बात होती है। जैसा हम मीडिया में ये एक बड़ा कमाल की चीज़ है, जितनी हमें हमारे प्रोग्राम के लिए चीज़ चाहिए होती उतनी हम चीज़ सुन लेते हैं, लेकिन जो बाकी चीज़ होती है हम उसे हज़फ कर देते हैं, हम उसको नहीं सुनते। ये एक बड़ी खान साहब ने पूरी जो गुफ्तगू की है उसमें आप गौर करें ना, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे अब इशारे मिल रहे हैं कि सिर्फ अमेरिका इसमें नहीं है, लेकिन मुल्क नहीं है, एजेंसियाँ मौजूद हैं, अमेरिकी लॉबी मौजूद। उन्होंने ये भी तो बात की ना कि कमर बाजवा साहब ने अमेरिका को ये बावर करवाया कि मैं अमेरिका के खिलाफ हूँ। तो फिर अमेरिका ने क्या कहा होगा? मैंने एक ज़िम्मेदार शख्स से यह बात पूछी तो उसने कहा कि इमरान खान सबसे ज़्यादा अगर किसी की इज्जत करता था, किसी मुल्क के हुक्मरान की, और उसकी तारीफ़ करता था तो वो सऊदी हुक्मरान थे। और वो सऊदी अरब के जो हुक्मरान थे उनकी सऊदी वलीअहद की और सऊदी खान जो शाही ख़ानदान है उनके मतलब हमेशा वो कहता था कि वो पाकिस्तान के मुश्किल तरीन हालात में अगर हमारे कोई काम आता है, अगर कोई हमारी मदद करता है, अगर कोई हमारे लोगों को वहाँ पे सहूलतें देता है तो वो लोग वो हैं। अब देखने वाली बात ही असल बात तो ये है, चलें यासर मैं खोल देता हूँ बात, ये बात खुलेगी कुछ अरसे बाद। असल में एक टीम तैयार की गई, चलें खबर लें ना आप, एक टीम तैयार की गई। उस टीम को कहा गया कि जिसका तल्लक अमेरिका से था, जिसका तल्लक सऊदीया से था, जिसका तल्लक इंग्लैंड से था, जिसका बरतानिया से था, जिसका तल्लक चाइना से था, सब लोगों को ड्यूटियां दी गई कि आप अपनी अपनी ताई जाके वहां पर ये इतला पहुंचाए कि जनाब इमरान की हुकूमत जो है वो आपके खिलाफ है, कप्तान आपके खिलाफ बातें करता। मुझे एक बात बताएं, कप्तान की मीटिंग की सारी ऑडियो तो आप बाहर ले आए, मीटिंग की कई गुफ्तगू आप बाहर ले आए, तो वो जिसमें वो किसी को गालियां निकालता था, जिसमें वो किसी के खिलाफ लॉबिंग करता था, जिसमें वो किसी के खिलाफ बात करता था, क्या वो ऑडियो आज तक मंजर आम पर आई? क्या उसको रिकॉर्ड किया गया था? अगर हर चीज को रिकॉर्ड किया गया था, कई दफा सुनाया गया कि आज रात 8 बजे एक लंबी चौड़ी नई ऑडियो आएगी, याद है ना आपको? पूरी रात आप भी जागते रहते थे तो वो आती नहीं थी। इसलिए नहीं आती थी कि यासर साहब ये सारा मेरे पास मैं आपको ये मुसद्दका ज़राए से दे रहा हूं खबर नहीं। वैसे आजकल ऑडियो वीडियोस क्यों नहीं आ रही राना साहब? आएंगे, अभी इलेक्शन शुरू हो लेने दे, इलेक्शन कैंपेन शुरू। पेंडोरा बॉक्स मौजूद है? हाँ, बहुत सा मौजूद है। यहाँ पे कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है ना वो इसी काम की तनख्वाह लेते हैं, बहुत से लोग इसी काम की तनख्वाह लेते हैं। मैंने बहुत से लोगों की बहुत सी गुफ्तगू सुनी है, मैं सुन के हैरान रह जाता हूँ उनकी, कि अगर वो इतने ज़्यादा, मुझे एक बात बताएं, एक शख्स ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जनाब आसफ अली जरदारी साहब को कहा गया था कि अगला टेन्योर भी इमरान खान का रहने दे, उसके बाद आपकी बारी आएगी। अभी तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि जनाब अमेरिका जो है उसने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को शाबाश दे दी है, आप टिक लगा दिया। क्या मुझे बताएं, अगर इस मुल्क के फैसले अमेरिका बहादुर ने करने हैं, अगर इस मुल्क के फैसले वहां से होने हैं, तो फिर इस मुल्क की हुकूमत भी वही कराते होंगे ना, ऐसे ही होगा ना। फिर उसमें कौन सी चीज़ दूसरी रह जाती है, कौन सी चीज़ तीसरी रह जाती है? यासर साहब आपको मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर बता दूं, मुझे आने वाले चंद दिनों में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, जो मेरे पास इतलात है, उन इतलात की रोशनी में ये एक बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है। अगर सियासी जमातों ने तसादम का रास्ता, अब तसादम सियासी नहीं होगा, चले तसादम किस तरह होगा? अब एक तरफ प्लानिंग की जा रही है कि अदलिया के फैसलों को ना माना जाए, उन फैसलों को रद्दी की टोकरी के नजर किया जाए, उन फैसलों के खिलाफ जाया जाए,
उन फैसलों की अहमियत को खत्म किया जाए और उन पर उल्टे इल्जामात लगा दिए जाए। ये यहां तक एक जारी है। आज शाम से एक सोशल मीडिया, आप मेरा इशारा समझ गए हैं, सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया आप भी समझ गए हैं, सुनने वाले भी समझ गए हैं, उस सोशल मीडिया के लोग बाकायदा कोई और कंपेन करते नजर आएंगे कि मुझे एक बात बताएं, यहां पर रात 12 बजे इलेक्शन कमीशन का ऑफिस खुल सकता है, यहां पर छुट्टी वाले दिन इलेक्शन कमीशन का ऑफिस खुल सकता है, फिर आज के दिन क्यों नहीं खुला? आज क्यों नहीं शेड्यूल अनाउंस हुआ? शेड्यूल अनाउंस करने में प्रॉब्लम क्या है? सब सियासी जमातें अपने आप को जमहूरी जमातें कहती हैं, अपने आप को जमहूरियत की चैंपियन कहती हैं, तो फिर जमहूरी इलेक्शन लड़ने में दिक्कत क्या है? जमहूरी इलेक्शन लड़ने में प्रॉब्लम क्या है? जमहूरी इलेक्शन के शेड्यूल अनाउंस करने में कौन रुकावट है? अरे ना, एक कोर्ट के फैसले के बाद वादा जमहूरी है लेकिन अंदर साख्त तो आमिराना ही है ना। तो फिर अगर आमराना साहत है तो फिर आमराना साहत का मकाम है। आप कह रहे हो जो हालात पैदा हो रहे हैं ना, अगर यही हालात पैदा हुए तो तमाम सियासी जमातों की छुट्टी हो सकती है। मैं ये खबर दे रहा हूँ आपको, फिर तमाम सियासी जमातें जो हैं उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। और ये कई सियासी जमातों के ये बात नोटिस में आ चुकी है। लिहाजा मैं आपको बता दूँ, आइंदा जब हफ्ते हम प्रोग्राम करने आएंगे या सर, तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो मजीद बदल गया है। पिछले मैंने हफ्ते कहा था कि अगला हफ्ता फैसला कुन है, और यह फैसला कुन शुरू हो गया। इलेक्शन की शेड्यूल डेट देनी पड़ेगी इन्हें, आपको बहुत सी चीजें नजर आएंगी, आपको बहुत से फैसले नजर आएंगे। आप, मुझे तो यह नजर आ रहा है, मुझे एक बात बताएं, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज के हवाले से जो अदालत ने फैसला किया है, कैसा हमारा मुल्क है कि जिस मुल्क के अंदर 100 से ज्यादा गवाह भुगत जाएं और उसके बाद FIA लिख के ले आए, एक इदारा लिख के ले आए कि जनाब ये बेगुनाह है। तो गुनाहगार कौन था? TT किसके अकाउंट में आती थी? वो पैसे देने वाला कौन था? पैसे लेने वाला कौन था? पैसे भेजने वाला कौन था? फिर कोई तो था ना। फिर जो था उसको पकड़े। अगर ये कानून उसको भी नहीं पकड़ सकता और सब ये पकड़ सकता है कि शौकत तरीन को पकड़ लें, जनाब उसकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, ये उसको पकड़ लें, फलां मिनिस्टर को पकड़ लें, उसके ये चीज़ें मौजूद हैं, फलां को पकड़ लें, उसके ये चीज़ें मौजूद हैं। यासर साहब, हालात तब्दील हो गए हैं, हालात मजीद तब्दील होने जा रहे हैं। आइंदा 1-2-3 होने जा रहा है यहाँ जमहूरियत का। अच्छा, तो ये बताइए, शेख रशीद साहब कहते हैं कि PTI के दरमियान में से एक और जमात बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बज़ाहिर हमें जो मंजरनामा दिखाई देता है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का तेजी के साथ रूठना दिखाई दे रहा है। तो नई जमात किसकी बनेगी, या फिर कोई जमात नहीं बनने जा रही, चेहरे कुछ माइनस होते जा रहे? नहीं, मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ा बागी ग्रुप बनने जा रहा है, बड़ा बागी ग्रुप। मैं आपको छोटा नहीं कह रहा, बड़ा बागी ग्रुप बनने जा रहा है। और इस बड़े बागी ग्रुप को मुस्लिम लीग के बड़े ही सपोर्ट करेंगे और इस ग्रुप में रोज बरोज आपको इजाफा होता नजर आएगा। जब शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि मरियम मेरी लीडर नहीं है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लीडर हैं, तो क्या मरियम उसे बर्दाश्त करेंगी? किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। मरियम ने क्या अपने करीबी हल्के में यह बात नहीं कही कि हमें अब इन बाबों से जान छुड़ा लेनी चाहिए? क्या ये बात नहीं कही कि जो मुझे नहीं मानेगा उसकी पार्टी में कोई हैसियत नहीं रहेगी? जिस पार्टी के अंदर पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर के खामद के जुबान पर ताले लगा दिए जाएं, उन्हें कह दिया जाए कि आपने अब किसी से कोई बात नहीं करनी, अगर किसी से बात करनी है तो जो हम कहेंगे आपने वो करनी है, तो फिर उस पार्टी के अंदर बगावत की ही आवाज़ें उठती हैं। फिर उस पार्टी के अंदर सीनियर्स जो है वो बड़ी भारी अक्सरियत से अलहदा होते हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बड़े लोग अलहदा हो रहे हैं। सही। तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप बनाने की जो कोशिश थी, जिन लोगों ने की थी, वो ऑलरेडी तहरीक इंसाफ से बाहर आ चुके हैं। अब ये सोच क्या रहे हैं यासर? ये सोच रहे हैं कि जिनको टिकटें नहीं मिलेंगी अब उनको इकट्ठा करेंगे। भाई जिनको टिकट नहीं मिलेगी उनमें से 2, 3, 4 तो ऐसे हो सकते हैं कि जो आजाद हैसियत से इलेक्शन जीत जाए या किसी और ग्रुप में जाकर अपना तौर पे इतनी अक्सरियत जो है सर उसको लोग नहीं मानेंगे। ठीक, एक कप्तान का बयानिया जीत गया है
मान लेना चाहिए। लेकिन उसको तकवीयत हुकूमत पहुंचा रही है, उसकी वजूहात क्या है, इस पर बात करेंगे नाज़रीन। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर दिनेश कुमार साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। एक तरफ से मुतालबा यह है कि पाकिस्तान में कुली तौर पर इंतखाबात करवाए जाएं, वो मुतालबा एक तरफ, फिर बातें ये होना शुरू हो गई कि कुली तौर पर इंतखाबात तो बाद में देखेंगे, अभी ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तारीख तक का ऐलान तो हो जाए, यहां पे शेड्यूल का इजरा तो हो जाए। कुली तौर पे इंतखाबात की हवा किस तरीके से बनती कि इसी दौरान बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा और वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और धुआंधार तकरीर की कि अगर मुझे कोई कहे कि मैं असेंबली को तहलील कर दूं तो उसकी बात कभी नहीं मानूंगा, मुश्किल वक्त में खड़ा रहूंगा और असेंबली अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने पहले वफाक को यह पैगाम भिजवाया था कि NFC की मद में हमें अवार्ड्स दिए जाएं, बसूरत दीगर हम दीगर सूबों को जाने वाली जो गैस है उसको मुनक़ता कर देंगे। यह धमकी कारगर हुई और उसके बाद NFC अवार्ड की मद में कुछ पैसों का इजरा हो गया। अब देखना यह है कि कुली तौर पर पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की सियासत की समत कौन सी है और इस समत में कौन कहां पे खड़ा है, इसी बारे में बात करेंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा सेनेटर दिनेश कुमार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। दिनेश कुमार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दिनेश कुमार साहब, क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल के अंदर बलोचिस्तान अवामी पार्टी विफाक की जमातों के साथ खड़ी है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के साथ? जी, हम ना पीटीआई के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, ना ही वफाकी पार्टियों के साथ, क्योंकि हमारी अपनी एक शनाख्त है और हमारा अपना एक फैसला है। जिस तरह से पीटीआई जो एक एक्सट्रीम पर पहुंची है उसके भी हम खिलाफ हैं, और जिस अंदाज से पीडीएम की हुकूमत इकदाम कर रही है और जिस तरह से महंगाई का एक तूफान आया हुआ है और जिस तरह से अवाम आटे के एक थैले के लिए ख्वार है, तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं और सोचते हैं कि ये चीजें पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के आने वाली नस्लों के लिए भी सही नहीं। अच्छा दिनेश भाई, ये तो मुझे बता दें कि आपकी मैंने तकारीर सुनी और आपका सारा जो माहौल है वो भी देखा। आपकी पार्टी की वजह से हुकूमत इक़्तिदार में है और आपको अब आपकी पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ भी जारी है, आपसे वज़ीर आलाशिप भी ली जा रही है, पीपल्स पार्टी को दी जा रही है जहाँ तक मेरी इत्तला है, और बाकी मामलात में है। तो कब तक आप हुकूमत के इस रवैये को बर्दाश्त करते रहेंगे और इनके साथ रहेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। हमारे तो देखें, हम इत्तेहादी हैं और हमारे 4 वोटों की वजह से ये पीडीएम की हुकूमत बनी, मगर मुझे अफसोस है कि मुझे यहाँ पर एक जो हजरत अली करमुल्लाह वजह का एक कौल है कि उसके शर से बचो जिस पर एहसान किया है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पीडीएम के होते हुए भी हमारी पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है और हमारी पार्टी में तोड़ फोड़ की जा रही है। तो इस हवाले से हमारी मरकजी कमेटी का इजलास होना है, उसमें हम ये फैसला करेंगे कि आया ये हमारे साथ एक ज्यादती हो रही है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है। क्योंकि दिनेश साहब, आपकी पार्टी को ना एमकेएम का पार्ट 2 कहा जाता है। एमकेएम ने भी ये बात की थी कि पीपल्स पार्टी ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा, उन्होंने भी कहा कि हम इनसे राहें जुदा कर लेंगे। उनकी पार्टी के अंदर भी तोड़फोड़ हुई, वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने लगे उनके रहनुमा। तो क्या आपका रवैया उन्हीं की तरह होगा, आके मनाएंगे, मान जाएंगे, या फिर कोई ठोस कदम उठाएंगे? देखिए जी, हमने पैगाम भिजवा दिया है और उस पैगाम के बाद ये चीजें अभी रुक गई हैं। तो जिस हद तक पहले जा रहा था अब वो चीजें नहीं हो रही है। इसका मकसद ये है कि हमारा पैगाम स्ट्रांगली उन तक पहुंच गया है, और जो उनकी गलत फहमी थी कि हम भी एमक्यूएम की तरह, या उनकी गलत फहमी थी कि हमें कहीं से इशारे मिलते, तो वो उनकी खाम ख्याली है। हमारी पार्टी एक आजादाना तौर पर फैसले करती है और हमारी पार्टी का अपना एक जो कमेटी है जिसको सारे इख्तियार आते हैं कि हुकूमत में रहे या न रहे। तो जल्दी उसकी एक मीटिंग होगी सेंट्रल कमेटी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की, वहां पर ये तमाम जो ये मामला है वहाँ डिस्कस किए जाएंगे। मगर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमारी तरफ से पैगाम जा चुका है और उस पैगाम के असरात हमने अभी महसूस किए हैं कि अब कम अज कम यह है कि हमारी पार्टी में उनकी जो निगाहें थी तोड़ फोड़ की, वो कमी हो गई। तो इसमें कितनी हकीकत है कि एक प्लानिंग के तहत बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत लाई जा रही है, और इसीलिए कल आपके वज़ीर आला बलोचिस्तान ने भी जो बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी इशारे यही थे?
अब राना साहब, आप भी एक सियासी सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। आप देखें कि पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद हो गई थी। अब उसे एक कौमी पार्टी बनने के लिए कम से कम एक और सूबे की जरूरत है ताकि वो कहला सके कि वो कौमी पार्टी है। तो इस हवाले से उनके नजदीक तर सूबा बलूचिस्तान ही, और सूबा बलूचिस्तान में आपको पता है कि इलेक्टेबल्स ही होते हैं। वहां पर किसी पार्टी की कोई भी इलेक्टेबल्स किसी पार्टी में जाते हैं तो वो जीत जाते हैं। तो इस हवाले से उनकी कोशिश ये है कि कम से कम हम बलूचिस्तान की हुकूमत हासिल कर लें, सिंध की हुकूमत उनके पास होगी, ताकि ये हर जगह पर कहला सके कि हम वफा की पार्टी है और हमारी कम से कम 2 सूबों में हुकूमत है। तो यही कोशिश करें। मुझे ये लगता है कि आगे चलकर इस तरह से नहीं होगा। बलूचिस्तान के लोग अब बाशऊर हो गए, वो जानते हैं कि किसको वोट देना और किसने बलूचिस्तान के लिए क्या काम किया। आपने एक बात सच की कि इलेक्टेबल्स को वोट मिलते हैं वहां पे, और इलेक्टेबल्स ही एक दूसरी जमातों में जाते हैं। जब इसी तरीके से सियासत चलेगी तो पार्टी फिर कोई मजबूत कैसे हो सकती है? फिर तो वो जो बातें होती हैं कि ये किसी की बनाई पार्टी है, इशारे किसी से लेते हैं, वो सादिक उतरते हैं इन वजूहात की बुनियाद पे कि इलेक्टेबल्स का चुनाव किया जाता है, पार्टी शख्सियात का नहीं किया जाता। यही मैं आपको बता, तमाम जो हमारी बलूचिस्तान अवामी पार्टी जब बनी तो हमने यही सोचा, तमाम जितने भी इलेक्टेबल्स थे उनकी अक्सरियत में बैठकर सोचा कि हम अगर वफा की पार्टियों में जाते हैं तो वहां पर हमारी वो इज्जत और एहतराम नहीं रहता। हमें सेकंड दर्जे की नहीं, तीसरे दर्जे की निगाह से देखा जाता है। तो इस वजह से बलूचिस्तान अवामी पार्टी मेरे वजूद में आई और हमने देखें कि बलूचिस्तान के हवाले से अपना एक लोहा मनाया और हमने चेयरमैन सेनेट की सीट हासिल की। और इसी तरह से जो कौमी हुकूमत में हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से, और हमने कौमी PTI ने हमारे साथ काफी मुआहदे तोड़े, तो हम देखें किस तरह से हमने उन्हें तोड़ दिया। तो इस हवाले से अब भी इलेक्टेबल्स को है, कुछ चंद हमारे गए हैं साथी, मगर हम कोशिश करें कि उनको भी हम राजी करके वापस ले आए। उन्हें भी पता है अभी जब वो गए उस पार्टी में तो उनको वो अहमियत नहीं मिल रही जिनके वो हकदार है। तो अब दूसरे तमाम साथियों को ये महसूस हुआ है कि हमने इसी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रहना है और ये हमने तासुर खत्म करना है कि किसी के इशारे पर जा रहे हैं। दिनेश भाई, ये तो मुझे बता दें कि आप हुकूमत में रह रहे हैं या हुकूमत को छोड़ने का फैसला कर रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो हम हुकूमत में ही हैं, मगर हम उनकी जो अगर अवाम दुश्मन पॉलिसियां इसी तरह से जारी रही तो हम आखिर मजबूर हो जाएंगे। जिस अंदाज से पेट्रोल तो मैं पेट्रोल तो बढ़ने लगा है, टैक्स लगने लगे हैं, ये अगले आप राना साहब ये जो कह रहे हैं 170 अरब के टैक्स, ये 170 अरब के टैक्स नहीं, 600 अरब के टैक्सेस 600 अरब के लगने जा रहे हैं, क्योंकि हम पेट्रोल लेवी के हवाले से 600 अरब पीछे हैं। तो आपने देखा कि तरक्याती बजट के 300 अरब पर कट लगाकर और 170 अरब के दूसरे टैक्सेस लगाकर वो पूरा किया जा रहा है। तो इस तरह से अगर तरक्याती काम जब मुतासर होंगे तो लाजमी बात है कि तरक्याती कामों में तो वो तो होने जा रहे हैं, वो तो होने जा रहे हैं दिनेश कुमार साहब, वो तो होंगे। IMF के साथ डील को अगर पूरा करना है तो वो सब कुछ तो करना पड़ेगा। क्या अब आपको PTI की याद सताती है या फिर आपको ये लगता है कि वफाक में कोई और जमात आएगी तो वो बेहतर इकदाम करेगी? कोई भी जमात अब बेहतर इकदाम नहीं कर सकती। हमने जो ये एक जमात की वजह से नहीं, ये जो गंद चल रहा है वो कोई 40 साल से 43 साल से चल रहा है। तमाम जमातों ने इस गंद में अपना हिस्सा डाला है और अब इसके लिए आप क्या समझते हैं कि ये हमारे पास जो जंग आलूदा एक सिस्टम है, इस तरह की ब्यूरोक्रेसी है, इसके होते हुए ये मसले मसाइल हल होंगे? और आप क्या समझते हैं कि हम कोई भी जमात अगर सादा अक्सरियत से आए वो ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी और इस तरह से ही वो रहेगा? जब तक कोई वाज़ेह अक्सरियत से 2/3 मेजोरिटी से नहीं आता और आकर इस सिस्टम को चेंज ना करे, जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है। मुझे तो एक बात अच्छी लगी IMF की कि उन्होंने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी के एसेट्स डिक्लेयर किए जाए। तो आप यकीन जाने कि अगर सही तरह एसेट्स ब्यूरोक्रेसी के डिक्लेयर हो तो आप भूल जाएंगे कि आप ये जो कहते हैं कि सियासतदान, तो आपको मालूम पड़ेगा कि असल जो मुकद्दस गाय बनी हुई है वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है। उन्होंने ही तबाही के दहाने पर पहुंचाया है। जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो है बहुत पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट है, CSS एग्जामिनेशन या दुनिया के पता नहीं कहाँ से क्वालिफाइड है, मगर हकीकत ये है जब वो इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो वो कहते हैं कि अपना पेट भरना है, अपने खानदान का पेट भरना है। अच्छा, ये तो बता दें कि ये आपके वज़ीर आला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी हमें उसमें जिक्र किया गया, मुझे कहा जा रहा है कि आप वज़ारत आला छोड़ दें, इस्तीफ़ा दे दें, हम तब्दील कर दें। किसने कहा है?
नहीं, उन्होंने कहा नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अगर कोई मुझे कहेगा तो मैं ना वज़ीरात आला छोड़ूंगा ना इस्तीफा दूंगा। उन्होंने ये तो दिनेश कुमार साहब वही बात हो गई जो बात हो रही थी एब्सोल्युटली नॉट के हवाले से। तो बातें ये कर रहे थे लोग, पीडीएम पूरी करती थी कि उन्होंने तो डू मोर का कहा ही नहीं, तो आप एब्सोल्युटली नॉट कहां से कह रहे हैं? तो इसका मतलब फिर आपने भी ऐसा ही किया है कि पहले से ही जवाब दे दिया एब्सोल्युटली नॉट। देखिए जी, वो आपके जो सहाफी हजरात है वो बार बार पूछते हैं कि क्या आपको कहीं से कहा गया है, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमें कहीं से नहीं कहा गया, अगर कहीं से कहा भी जाएगा तो मैं ना असेंबली तोड़ूंगा ना इस्तीफा दूंगा। उन्होंने ये बात की थी। आप अगर उनकी मैं इसी पे आ जाऊँ दिनेश भाई, इसी पे आ जाता हूँ। जो मेरे पास इतला है उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के किसी शख्स को वज़ीर आला बनाने के लिए लॉबिंग हो रही है, और जिसकी इतला अब्दुल कुद्दूस नंजो साहब को मिल चुकी थी और उन्हें किसी जगह से पैगाम भी मिल चुका था। तो क्या अगर ये ही साजिश तैयार हो जाती है और इस पर काम तेज़ हो जाता है तो फिर आपकी बलूचिस्तान अवामी पार्टी का रद्द अमल क्या होगा अगर आपके वज़ीर आला को तब्दील कर दिया जाता है? देखिए नहीं, हम कहते हैं कि अगर विद इन हाउस कोई चेंज आती है, अगर कोई इस तरह से अपनी अक्सरियत साबित करता है तो उसमें हमें कोई इतराज नहीं, मगर हमारे साथियों को तोड़कर अपनी जमात में शामिल करके अगर किया जाता है तो उसके खिलाफ हम जाएंगे। फिर आप हुकूमत को अलविदा कह देंगे या हुकूमत के अंदर रह के लड़ेंगे? नहीं, हमने तो यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। देखिए, मेरी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है। फिर मैंने आपको कहा कि हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, तो हम ये मामला तमाम वहाँ रखते हैं और मुश्तरका तौर पर किसी के नहीं, मुश्तरका तौर पर हम फैसला करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे ऑप्शन खुले हैं, उसमें हो सकता है कि हम इंतहाई इक़दाम की तरफ भी जाए। दिनेश कुमार साहब, अगले आम इंतखाबात के बाद आप जिस सीईसी का जिक्र कर रहे हैं, क्या वो सीईसी में चेहरे यही रहेंगे या कुछ तब्दील भी हो सकता है? देखिए जी, कुछ तब्दीली भी आ सकती है, कुछ चेंज भी हो सकते हैं और कुछ और इलेक्टेबल्स भी शामिल हो सकते हैं। काफी है हमारे। आप ये देख लें, आप अपनी बात की नफी खुद कर रहे हैं। आप इलेक्टेबल्स का फिर से जिक्र कर रहे हैं कि इलेक्टेबल्स शामिल हो सकते हैं। आप कहते हैं सियासत तब्दील करनी पड़ेगी। मैं तो वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं कि हमारे बलूचिस्तान में जो हमारी सियासत चलती है, हर मखसूस इलाके के इलेक्टेबल्स हैं, वो तब तक ये खत्म नहीं हो सकती जब तक बहुत बड़े रिफॉर्म्स ना आए मुल्क में और एक बड़े पैमाने पर चेंजिंग ना आए। वरना मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूँ कि बलूचिस्तान में जो सीटें जीते जाते हैं वो इलेक्टेबल्स की है। आप ये समझे कि 80% लोग जो है ना वो वहाँ के इलेक्टेबल्स है, चाहे उनके थोड़े चेहरे चेंज होते रहेंगे मगर वो उसी इलाके से उसी कबीले से उन्हीं एरिया से आते रहेंगे। अच्छा दिनेश साहब, आपकी बड़े करीबी हलकों से तल्लुकात भी हैं और आप बड़े एक्टिव भी हैं, मुतहर्रक भी हैं। KPK और पंजाब में इलेक्शन के हवाले से हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, तो आप क्या समझ रहे हैं, इस फैसले के बाद इलेक्शन हो जाएंगे? हमारी जो पार्टी का मौक़िफ़ है बलूचिस्तान अवामी पार्टी का कि आईन पाकिस्तान के तहत जो 90 दिन का टाइम दिया गया उसमें इलेक्शन होने चाहिए, मगर एक सियासी तालिब इल्म की हैसियत से मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन होंगे, क्योंकि अगर ये इलेक्शन हुए तो नून लीग अपनी कब्र पर खुद ही लात मारेगी। नून लीग आपको नजर आ रहा है कि नून लीग नहीं जीतेगी। पीपल्स पार्टी का आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं इन दो सूबों में? इन दो सूबों में पीपल्स पार्टी को थोड़ा बहुत शेयर मिलेगा, जो सराकी बेल्ट है हमारे यहाँ तो उससे, और कुछ आप कह सकते हैं KPK में पीपल्स पार्टी अलबत्ता मुनाफे में जाएगी। पीपल्स पार्टी की जो साबका सीटें थे उससे थोड़ी ज्यादा लेगी और ज्यादा सीटें और तहरीक इंसाफ पहले से ज्यादा लेगी। तहरीक इंसाफ मुझे जो लगता है सेम जिस अंदाज से जिस तरीके से इक़दाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी कफ़ायत शहरी का हमें कह रहे हैं हुकूमत में और धड़ाधड़ कैबिनेट को बढ़ाते जा रहे हैं, 84-85 तक कैबिनेट पहुंच गई है कफ़ायत शहरी के नाम पर जो है ना, इस तरह से ये देखिए ये PTI को उनकी आबयारी की जा रही है। PTI के मौक़िफ़ को भरपूर अंदाज से खुद ही ये मनवा रहे हैं, तो इसमें तो सरासर नून लीग नुकसान में जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा और एक किस्म की वफाकी काबीना की हरकत की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन वफाकी हुकूमत खुद कर रही है, जिसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा और सरासर नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा। बहुत शुक्रिया दिनेश कुमार साहब इस हवाले से अपने के लिए। नाज़रीन, साबिक चेयरमैन FPR शबर जैदी साहब एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा स्टेविदास।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत किस तरीके से बेहतर होगी? सियासी इस्तेहकाम तो पाकिस्तान में आता दिखाई नहीं देता। क्या IMF के साथ होने वाली डील के बाद पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो सकती है? दिवालियापन के हवाले से जो माजी करीब के अंदर बहुत सी बातें गर्दिश करती रहीं, वो IMF की इमदाद के बाद पाकिस्तान के सूरत हाल के ऊपर किस हद तक असरअंदाज होगा? पाकिस्तान की मईशत जिसको बहुत बड़ा धचका लगा, हमारी तामीरात की सनत के ऊपर बहुत बड़ी दबाव देखने में आया, और उसके साथ साथ LCs ना खुलने की वजह से पाकिस्तान की टेक्सटाइल की सनत को जो सबसे बड़ा धचका लगा है, उसकी बहाली किस तरीके से हो सकती है? हमें किन चीजों की ताबीर नौ की जरूरत है? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत, साबिक चेयरमैन FPR शबर जैदी साहब ने। जैदी साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। जैदी साहब, आप क्या समझते हैं IMF के साथ जो पाकिस्तान की डील हो रही है? हमारे वजीर खजाना कहते हैं कि टैक्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन हम ये ख्याल रख रहे हैं कि आम आदमी के ऊपर उसका कोई फर्क ना पड़े। क्या आप आम आदमी के ऊपर फर्क पड़ता देख रहे हैं या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, ये तो बिल्कुल सरसरी सी बात होती है कहना कि जी आम आदमी फर्क नहीं पड़े। जो टैक्स जब भी लगता है तो अल्टीमेटली इसका जो असर होता है वो ओवरऑल प्राइसेस पर होता है। मगर जो ये बात कर रहे हैं 170 बिलियन की टैक्स की, बड़ी छोटी अमाउंट है, इसलिए कोई इतना मेजर फर्क नहीं आएगा। मगर ऑलरेडी जो हमारी इन्फ्लेशन या महंगाई जो है वो तकरीबन 34% के आसपास है, तो वो तो हम ऑलरेडी बड़ी खराब जगह पे पहुंच चुके हैं। तो अब इसमें क्या कहने वाली बात क्या रह गई है बेसिकली? शबर साहब, आने वाले दिनों में आपको पाकिस्तान के इक्तिसादी और माशी हालात कितने अरसे बाद बेहतर होते नजर आते हैं, या उसको बेहतर होने के लिए क्या करना जरूरी है? देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि IMF की इंस्टॉलमेंट आने के बाद पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर हो जाएंगे, तो ये ऐसी हकीकत नहीं है। मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर होने की कोई शक्ल नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो पूरी कौम है एज ए नेशन, हमने कोई चीज अभी तक ऐसी नहीं की जो पाकिस्तान को माशी मुश्किलात से निकाले। हमारे रवैये, हमारे तरीके, हमारे रहने सहने का अंदाज, हमारे गवर्नमेंट करने का अंदाज, ये सब इस तरह का है कि जो हमें बड़ी तेजी से तबाही की तरफ ले जा रहा है। हम एक आदमी को थाने से निकाल कर आग मार के आग लगा देते हैं, तो इसके बाद आप क्या उम्मीद करते हैं कि कोई माशरा या कोई जो सोसाइटी तरक्की करेगी? ये तो तनज़्ज़ुली की तरफ एक कदम है, और इसको जो हो रहा है ये नेचुरल है, और ये तबाही की तरफ पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। शबर जैदी साहब, IMF ने ये डिमांड रखी है कि टैक्स जो महसूलात हैं उसमें इजाफा किया जाए। उसमें इजाफा किस तरीके से किया जा सकता है? यार मेरी एक बात सुनो, तुम लोग सिवाय IMF की तरफ और कोई चीज नहीं आती। IMF यार, IMF कोई इलाज नहीं है। आप ये तो बताया ना, जो मैंने आपसे बात की अभी थोड़ी देर पहले माशरे के रवैयों की, उस पर आपने कोई बात नहीं की मुझसे। ये IMF तो रेलिवेंट नहीं है ना। IMF तो छोटी सी चीज है, वो आ जाएगी, हो जाएगा। पाकिस्तानियों ने क्या किया अपने आपको तब्दील करने? चले हम इसी पे आते हैं। आप मुझे बताएं कि ये किसने कितना तब्दील किया और किस तरह ये तब्दील हो सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए पहले हमें कौम को सच बोलना पड़ेगा। सच बोलने का मतलब ये है, हम एज ए बहैसियत कौम के ये एक्सेप्ट करें कि हम माशी तौर पे नाकाम हो चुके हैं। पहली बात, देखिए, कोई चीज किसी चीज की करेक्शन से होने से पहले आप ये फैसला करते हैं कि आप नाकाम हैं। जब आप नाकामी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, फिर आप उसकी करेक्शन की कोशिश करते हैं। हम तो नाकामी नहीं होने के बहाने ढूंढ रहे हैं। IMF करेगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा। ये तो आप पूरी कौम को लाल बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। मैंने आपको मिसाल दी कि क्या आप लोग बाजार बंद करने को तैयार हैं? क्या आप पेट्रोल की राशनिंग के लिए तैयार हैं? क्या आप शादियों में एक खाना खाने के लिए तैयार हैं? क्या आप हज और उम्रे को सेल्फ फाइनेंसिंग करने के लिए तैयार हैं? क्या आप पाम ऑयल की इंपोर्ट कम करने को तैयार हैं? बताएं ना। कौम एज ए पर्सन या किसी लीडर ने, किसी बंदे ने आकर ननकाना साहब वाले प्रोग्राम के बारे में कोई खुल के बात की हो, ये वो एक हमने नोटिस ले लिया है। इससे ज्यादा बदतमीजी की बात क्या, उसने नोटिस ले लिया है? क्या मतलब है इसका?
प्रोटेस्ट ले लिया है, क्या मतलब क्या है इसका? किसी ने आके कहा कि ये इंसानियत के खिलाफ है? तो ये ऐसे रवैयों के साथ कौमें नहीं चल सकती। तो अगर कौम डूब रही है और मुल्क डूब रहा है तो ये नेचुरल वजह है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे कम से कम मेरे जहन में अनहोनी है। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि ये इनको एहसास हो कि ये शबर जैदी साहब, जब मिन हैसुल कौम तब्दीली नहीं होती तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है कौम को सही डगर पे गामजन करने की? आईन और कानून की पासदारी करवाना ये रियासत की जिम्मेदारी होती है। तो आपको पिछले 10 सालों में रियासत अपनी रिट कायम करती दिखाई दी है? 10 साल आप 10 साल क्यों ले रहे हैं? आप 75 साल क्यों नहीं लेते? आपने 10 साल क्यों लिए कि 10 साल को रियासत, इस मुल्क में रियासत कब मजबूत थी? रियासत तो 1970 में मुल्क 2 हिस्से हो गया, रियासत कब थी? तो ये रियासत की रेट तो कभी भी नहीं हुई ना जी। तो ये तो माफियाज का मुल्क है। तो मैं आपको कुछ और बात, मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप पहले ये रियलाइज करें कि पाकिस्तान एक जमहूरी माशी तौर पे नाकाम मुल्क हो चुका है। आप मुझे ये बता दें शबर साहब, आपने एक वक्त गुजारा इमरान खान की हुकूमत में, आप एक अहम जिम्मेदारी, मैंने 8 महीने गुजारे, मैंने 40 साल और भी गुजारे। नहीं मैं मर्ज कर वही 8 महीने। आपको उस 8 महीने में और इस 8-10 महीने में क्या फर्क महसूस हुआ? जिम्मेदारी ये दोनों एक दूसरे पे डालते हैं, असल जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार किसकी बात कर रहे हैं? ये मुल्क के अंदर जो बेगार पैदा हुआ है, ये दोनों सियासी जमातें एक दूसरे पे। ये तो देखिए, इमरान खान तो बिल्कुल नए प्लेयर है ना जी, वो तो 4 साल पहले आए हैं। मैं आपको जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरी बात को थोड़ा समझे नहीं। देखिए, माशी तौर पर मेरी बात समझे, पता नहीं आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, माशी तौर पर जो इलाका वेस्ट पाकिस्तान है, ये कभी भी मजबूत इलाका नहीं है और हमें चाहिए कि मेहनत करें। हमने कभी मेहनत नहीं की और हम कभी सेटो, कभी सेंटो, कभी वॉर एंड टेरर, कभी अफगानिस्तान वॉर के कर्जों पर जिंदा रहे हैं और उसकी बुनियाद पर हमारी बका रही है। करंट अकाउंट कभी पाकिस्तान में पॉजिटिव नहीं रहा। तो ये जो इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, मिलिट्री, मुशर्रफ, ये इररेलेवेंट है। पहले हम ये रियलाइज करें कि ये कंट्री इकोनॉमिकली स्टेबल है या नहीं है। मेरी बात को मुझे बात को मुकम्मल करने देना। जब मैंने 16 दिसंबर 2021 को ये बात की थी कि ये मुल्क दिवालिया है, तो पाकिस्तान का हर बंदा मेरे पीछे पड़ गया था। ठीक है, आज सारे बंदे कह रहे हैं कि दिवालिया है, तो मुझे ये समझा दो कि या तो ये नालायक है, इनको समझ नहीं आ रही थी, या ये मुनाफिक है, कहना नहीं चाह रहे थे। तो पहले तो आप ये एक्सेप्ट करें ना कि या तो आप नालायक हैं या मुनाफिक हैं। पहले सच तो बोल लो ना। पहले एक रियलाइज तो करो कि ये एक इकोनॉमिकली नाकाम रियासत है। इसके आगे चलते ना, यहाँ से आगे चलते ना। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि जिम्मेदार मैं हूँ, जिम्मेदार तुम हो, जिम्मेदार कौन है। ये तो हो गया यार, एक नाकाम हो गई ना एक रियासत। अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या करना है, इसकी बात करो ना। चले एक लम्हे को तस्लीम कर लिया जाए, अगर ये कुली तौर पे हमारे हुक्मरान तस्लीम कर लें कि हम नाकाम रियासत हैं। हुक्मरान क्यों कर लें? हुक्मरान क्यों करें भाई? आप भी तो करें। सर हम तो कर ही रहे हैं, आम आवाम तो कर रही है। मेरी बात जैदी साहब बसद एहतराम, जिसको जी मेरी बात सुनो। जब मैंने कहा कि मार्केट 6 बजे बंद करें, हुक्मरानों ने ऐलान कर दिया 8 बजे बंद करने का। किसने रोका? ताजिरों ने और कोर्ट ने। ठीक है, उनको भी समझाए ना जरा, उनको भी तो समझाए ना भाई। आप हुक्मरान करते रहते हैं। आप जब मैंने कहा जैदी साहब बसद एहतराम, मुझे ये बताइए कि पिछले 20 से 25 सालों में आम आवाम ने हुक्मरानों से सिर्फ यही सुना है कि किफायत शारी की पॉलिसी को पे हमें गामजन होना चाहिए। हम कितनी देर सिर्फ यही सुनते रहेंगे? हम तरक्की पजीर सुनते रहे, लेकिन तरक्की पजीर की नहज से भी नीचे जा बैठे। मेरी जुबान से कभी सुना है आपने? सर एक फर्दे वाहिद की बात नहीं, रियासत मुख्तलिफ सतूनों का मजमुआ होती है। सर जब मैं CBR चेयरमैन था, मैंने क्या कहा था? जो मैं आज बात कर रहा हूँ, यही बात नहीं करता था क्या मैं? और अगर मैं इसीलिए मैं 8 महीने बाद वापस उठ के चला गया कि मेरे बस का काम नहीं था, मैं उठ के बाहर आ गया। मैंने कहा यार, या तो मुझे पोस्ट नहीं चाहिए, मैं उठ के बाहर। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हुक्मरानों को कसूरवार ठहराने से पहले हमें अपने कौमी रवैये भी देखने चाहिए। मुझे आप एक बात बताएं, ईमानदारी से एक बात बताएं। आप एक TV चैनल चला रहे हैं, ठीक है, और आप इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, आप कर रहे हैं। आप इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने क्या किया, उसके बदले में इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान के बदले में जरदारी ने क्या किया। कभी आपके टीवी ने
एक कंपैरिजन प्रेजेंट किया कि ये इंडिया में हुआ, ये पाकिस्तान में तरक्की हुई। रोजाना की बुनियाद पे देखें शबर ज़ैदी साहब, हम आपकी बात बिल्कुल पूरी आपकी पूरी बात सुनेंगे, लेकिन आप शायद टीवी देखते कम है। ये रोजाना की बुनियाद पे हम ये सारी चीजें देते हैं और इसी चीज में मुझे आप बता दो, एक प्रोग्राम दिखा दो, मैं टीवी पे आना। सर मैं पूरी फहरिस्त आपके साथ शेयर कर लूंगा बसद एहतराम। सर आपके साथ जो गुफ्तगू है, आपकी एक्सपर्टीज मईशत के ऊपर है, इसलिए आपसे मईशत के बारे में बात की जा रही है। मैं यही पूछ रहा हूँ ना, मैं एक बात सुन लो मेरी बात। जी। मुझे ये बता दो कि कितने टीवी प्रोग्राम आपने ये किए कि 2002 में क्या पोजीशन थी पाकिस्तान की और बांग्लादेश की क्या पोजीशन थी, इंडिया की थी, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, ये एक स्लाइड नहीं, और आज क्या पोजीशन है, ये इसको बोलकर कि किसने क्या किया। ये आप ये क्यों नहीं लोगों को बताते कि 2002 में पाकिस्तान की आबादी 16 करोड़ थी, आज पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है, ठीक है, उसकी इंक्रीज बनती है तकरीबन 45%। इंडिया की आबादी 2002 में 1 अरब 11 करोड़ थी, आज उनकी आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, जो इंक्रीज बनती है 25%। जब आपकी आबादी का रेशो 45% पर होगा तो कोई तरक्की हो ही नहीं सकती, क्योंकि तरक्की का आबादी का रेशो तरक्की के रेशो से एक्सीड कर गया है। अब आप मुझे ये समझा दें कि कितने प्रोग्राम आपने किए, कितने प्रोग्राम गवर्नमेंट ने किए आबादी के कंट्रोल के, या इस बारे में गुफ्तगू करने के लिए, क्योंकि आप मौलवियों से डरते हो, आप पोलियो के खतरे नहीं पिलाना चाहते। तो ये बातें जब सामने आएंगी तो फिर चीजें सही होगी। ये सिर्फ कहना इस हुक्मरान ने ये कर दिया, उस हुक्मरान ने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, ये सब बेकार की बातें हैं, टाइम ज़ाया करने की बातें हैं। आप पाकिस्तान की रियलिटी को सामने रखें, ये देखें कि कंपैरेटिव मुल्कों ने क्या किया। मैं नहीं कह रहा आपका चैनल की बात, हो सकता है आपने किया हो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ये पाकिस्तान की आदत खत्म करें कि इमरान खान को जरदारी से और जरदारी को इमरान खान से राशिद से मिलाएं, दुनिया के साथ मिलाएं। दुनिया में शबर ज़ैद साहब बड़े एहतराम के साथ बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और ना यहाँ पर जब पाकिस्तान के इस्लाम की बात होगी तो उस पर हम डट के बात करेंगे, उसमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने दुरुस्त कहा कि हमें दूसरे ममालिक से मुआजना करना चाहिए, हमें उससे आगे निकलना चाहिए, फिर ही हमारी कौम तरक्की करेगी। हम यही जानना चाहते हैं उस मुआवजे के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। हमें तो पिछले कई रोज़ से हमारी पूरी कौम को हुक्मरानों ने IMF के पीछे लगाया हुआ है, हमने नहीं, पूरी कौम को हुक्मरानों ने 3-3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 3-3 घंटे की हर चीज़ होती है। अब हमें दूसरे ममालिक के मुकाबले में आगे निकलने के लिए, जिससे हमारी कौम को भी कोई बाकायदा सहूलत मिले, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? यार देखिए मेरी बात सुनो, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, हुक्मरान जो कर रहे करने देना। दुनिया में अब मीडिया एक अलग ऑर्गन है, अब ये आप मिनिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। मैंने 4 आर्टिकल लिखे अभी बिजनेस रिकॉर्डर में, मैंने 2002 का इंडिया से कंपैरिजन किया आपके साथ, ठीक है, आप उसको पढ़े ना। ये तो हुक्मरान IMF के पीछे लगा रहे हैं और आप लगे हुए हो, आप भी मुझसे सवाल वही कर रहे हो ना IMF के बारे में। मैं कह रहा हूँ मुझे IMF से कोई कंसर्न नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ मैं उससे आगे जा रहा हूँ ना कि IMF आ जाए या IMF चला जाए, मुझे से कोई कंसर्न नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि 1947 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान माशी तौर पर नाकाम रियासत क्यों हो गया, इसको फैसला करें, और इसका कंपैरिजन बाकियों के साथ क्या है। मैंने आपको एक मिसाल आबादी की दी, आप मुझे ईमानदारी से ये बताएं, बिल्कुल खुले दिल से बताएं कि आबादी के बढ़ाव के लिए रोकने के लिए हमने ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोग्राम शुरू किया था, वो क्यों खत्म हुआ? वो इसलिए खत्म हुआ कि हम रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के सामने झुक गए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बर्थ कंट्रोल के बारे में पब्लिकली बात की जाए। हमने सारे क्लिनिक बंद कर दिए, जो पहले फैमिली प्लानिंग क्लिनिक थे बंद हो गए पाकिस्तान में। तो आप ये बात पब्लिकली कौन कह रहा है? या तो आप ये एक्सेप्ट कर लें कि आबादी बढ़ती रहेगी, मगर अगर आप नहीं एक्सेप्ट करते तो मीडिया पे आके ये लोगों को बताएं कि पाकिस्तान में, मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, मैं लाहौर में रह रहा हूँ सारी जिंदगी, पाकिस्तान में वीमेन हेल्थ के सिस्टम के अंदर हर गांव में एक बच्चा बच्चा क्लिनिक हुआ करती थी जो UNO वाले किया करते थे। वो तमाम क्लिनिक बंद कर दी गई हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन। किसने बंद की है, क्यों बंद की है, ये सामने आनी चाहिए ना बात। ये आप अच्छा सिमिलरली आप आ जाए मुझे और चीजें बात कर ले मुझसे। जब आपने 75 साल में कोई डैम नहीं बनाया, 1976 के बाद से कोई पाकिस्तान में मेजर डैम नहीं बना है, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान
चल सकता है एनर्जी में आपके नॉन हाइडल के ऊपर। तो ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, नहीं हो रही ना बात। IMF चला गया, IMF आ गया, चला गया। यानी पाकिस्तान को तब्दील करना है तो मिनहैसुल कौम तब्दीली की जरूरत है और बुनियादों को तब्दील करने की जरूरत है। अगर इमारत बुनियादों को, हर मुल्क अपनी मईशत पे चलता है, नजरिए पे नहीं चलता। पहले अपनी इकोनॉमिक को सही करेंगे, नजरिया कोई चीज नहीं होती। पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि ये जो है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, ये इकोनॉमिकली वायबल है या नहीं है। सही, जब उसके बाद आगे बात चलेगी। यानी पहले ये तस्लीम करना चाहिए कि मुआशी तौर पे तबाह हो चुके हैं, फिर ही कहीं बेहतरी के आसार नमूदार हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया शबर जैदी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।